नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा एनसीसी कोर कमेटी का सीनियर मेंबर है। आपका ये जो दौरा चल रहा है अभी सभी किसानों के पास, सभी धरनों पे आप जा रहे हो, ये किस विषय पे है, क्या है इसका? वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक आह्वान किया गया कि पर्चा बांटो अभियान पूरे देश के अंदर, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पूरे देश के अंदर एक आज चुनाव का माहौल है। और इस पर्चे के अंदर वो सब बातें लिखी गई हैं कि जो केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा की सरकार के द्वारा आम जन को इससे प्रताड़ित किया गया है। जब हम हरियाणा प्रदेश में पिपली के अंदर किसानों के द्वारा रैली की गई थी, वहाँ से हमारे को सरकार के द्वारा लाठियाँ बांधना शुरू किया गया था और हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम के निवास पर हम 6 अक्टूबर 2020 को उनसे एक सवाल करने के लिए गए थे कि आपको कुर्सी चाहिए या किसान, लेकिन उन्होंने उस समय हमारी एक ना सुनी। हमारे ऊपर गंदे पानी के, सीवरेज के पानी के, बुज़ुर्गों के ऊपर गंदे पानी की बौछारें की गई, लाठियाँ बांधेगी, गोलियाँ चलाएगी प्लास्टिक की, और उसके बाद हमारे सैकड़ों किसानों को जेलों में ठोसने का काम किया है। उसके बाद हम पूरा देश का संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा होकर के दिल्ली की तरफ जब चला, तो वहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार ने एक टेंडर ले लिया कि मैं पूरे हरियाणा पंजाब के किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने दूँगा। हमारे सामने सड़कें खोदी गई, खालियाँ कंटीली तारें लगाई गई और हमारे किसान आंदोलन के सभी किसान नेताओं को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। आतंकवादी, अलगाववादी, नशेड़ी, पता नहीं क्या क्या उनके द्वारा कहा गया। लेकिन किसानों ने फिर भी सहन किया। गर्मी सर्दी के थपेड़ों को दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके आज भी हम 44-45 डिग्री तापमान के अंदर यहाँ सरकार की गलत नीतियों की वजह से बैठे हुए हैं। उसके बाद 13 महीने किसानी आंदोलन चलने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने हमारे को एक लिखित में चिट्ठी दी, एक वादा किया पूरे देश के किसान का मेरे वर्ग से कि मैं आपसे वादा करता हूं कि एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करेंगे, C2+50 का आपको उस पर लागू होगी खरीद, और स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करेंगे, और 750 किसान देश के शहीद होने के बाद उनको शहीदी का दर्जा देंगे। हरियाणा प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो 150 हमारे ऐसी बहनें हैं जिनके सिंदूर उजड़ चुका है और उनके परिवारों की आज तक हरियाणा सरकार के अलावा केंद्र की सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं ली गई। और मैं पूर्व डिप्टी सीएम से कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा के 150 किसानों के 5-5 लाख रुपए देने की हामी भरी थी, और तेलंगाना सरकार हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर के चेक द्वारा 3-3 लाख रुपया 150 किसानों को दे चुकी है, और हरियाणा सरकार के द्वारा आज भी 1.5 दर्जन के लगभग हमारे 150 किसानों में से 5-5 लाख से किसान वंचित हैं, और 9 किसान हमारे गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से हमारे फतेहाबाद का रतिया तहसील के खुंदन गांव का सुखविंदर हमारा भाई नौजवान जिन्होंने एमटेक किया हुआ था, और वो अपने टेंट लगाते समय वो आरी से उनका बाजू कट गया है, और उसके आज तक 2 लाख रुपया पेंडिंग है, वो हमारे किसान साथियों को सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। हम सरकार की वादा खिलाफी जो सरकार के द्वारा किसानों से की गई, उस वादा खिलाफी का इस पर्चे के माध्यम से हम घर घर, गांव गांव, गली गली प्रचार कर रहे हैं कि जो सरकार ने हमसे लिखित में वादा किया था, और जो देश के प्रधानमंत्री ने 2013-14 के अंदर जब सत्ता में नहीं थे, उन्होंने जनता से, आम जनता से वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार नौजवान युवा साथियों को दिए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, और उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। भिन्न भिन्न तरह के किसानों को लुभावने वादे किए थे, और वो अपनी सभी बातों से सरकार मुकर चुकी है। हम इन बातों को लेकर के सरकार, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे पास पन्ना प्रमुख हैं। हम उन पन्ना प्रमुख से 2 कदम आगे बढ़ कर के संयुक्त किसान मोर्चा के लोग चुल्ला प्रमुख तक ये हमारा जो पर्चा केंद्र की सरकार के खिलाफ में, जो विरोध में, वादा खिलाफी में कहेंगे, हम चुल्ला प्रमुख तक हमारी बात को पहुंचाना चाहते हैं। जो देश की 50% आबादी हमारी माता बहनें हैं,
उन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि क्यों इस गर्मी के अंदर भी 44-45 डिग्री तापमान के अंदर ये भोला भाला किसान जो अपने खेत में काम करना था, वो खेत का काम छोड़ करके अपनी केंद्र की सरकार के विरोध में हरियाणा की सरकार के द्वारा जो अत्याचार किए गए, कोई भी समाज का वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से पीड़ित ना हो। त्राही त्राही पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर मची हुई है। अगर हम बात करें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, किसान साथी, कर्मचारी भाई, व्यापारी भाई, यहाँ तक कि जो छोटी सरकार हमारी हरियाणा प्रदेश की सरपंच की है, उस सरपंच साहिबान को भी दिल्ली, चंडीगढ़ के अंदर वो हालात की है हमारी माता बहनों की, जो 33% आबादी का महिलाओं को आरक्षण देने के बाद भी उन महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया है। उन सब को मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के पीड़ित वर्ग से एक प्रार्थना, एक अपील करना चाहता हूं कि आज आपके पास समय है कि जो आपके ऊपर अत्याचार सरकार के द्वारा किए गए, और मैं केंद्र की सरकार के द्वारा जो हमारे पूरे किसान कमेरे वर्ग के ऊपर जो घाव दिए, उन घावों को इन पर्चों के माध्यम से कुरेदने का काम हम करेंगे, उन घावों को ताज़ा करने का काम करेंगे, उन विधवाओं को अपने संदूर का जो टीका उजड़ पहुंच दिया गया है उनको याद दिलाने का काम करेंगे कि आज समय है हमारे पास। और मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे बताना चाहता हूं कि हम देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। नैन साहब, जिस तरीके से पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव का माहौल है और पूरी सरकार ने जो है 5 साल में किसानों को खेतों में नहीं रखा, ज़्यादातर जो है वो सड़कों पे रखा है, अब बदला लेने का समय आया है, तो क्या किसान सरकार के विरोध में प्रदर्शन करके, मतलब प्रचार करके सरकार को वोट ना देने के लिए अपील करेंगे, या क्या आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम राजनीतिक नहीं हैं। हम किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हमारी भारतीय किसान यूनियन का नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। वो जोर आजमाइश चाहे केंद्र की सरकार के द्वारा हो, हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा हो, अडानी अंबानी पूंजीपतियों के द्वारा हो, या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा जो भी वो जोर आजमाइश की जाएगी, हम उसका डट कर के विरोध करने वाले लोग हैं। और मैं पहले बता चुका कि इस केंद्र की सरकार को साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की सरकार थी, उन गठबंधन के साथियों ने भी हमारे साथ जो अत्याचार किया, जब हमने पहले उनसे 6 अक्टूबर 2020 को उनसे सवाल किया था कि आपको कुर्सी चाहिए या किसान, उस समय उसे इस किसान को कीड़े मकोड़े से फालतू उसे नौजवान डिप्टी सीएम ने कुछ नहीं समझा। आज उसकी माताजी, उसके पिताजी घर घर, गांव गांव, गली गली कर जा कर के प्रचार करते हैं कि ये मेरे समाज के लोग हैं, मैं इनसे झोली फैला करके गलती मानने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम से या उसके परिवार से पूछना चाहता हूं कि आज किस मुख से वो कहते हैं कि हम इस किसान कमेरे वर्ग से माफ़ी मांग लेंगे। आज आपके पास है क्या माफ़ी मांगने के लिए, देने के लिए समाज को? जब आप सत्ता में थे, जब तो आपने, आपके पिताजी ने कोरोना का नाम लेकर के कहा कि एक तो देश के अंदर कोरोना की महामारी बीमारी है बड़ी, और उससे बड़ी बीमारी है किसान की हमारे चिपट गई, हमें काम नहीं करना देना चाहती। और आज मैं आपके इस माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो 150 किसानों में से एक परिवार के भी ढांढस बंधाने के लिए 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं गए, और आज किस मुख से कहते हैं कि हम इनका वोट ले लेंगे। हम अध्यक्ष जी, जैसे किसान, हरियाणा जो है वो किसान बाहुल्य राज्य है और किसानों की मांग है, जिस तरीके से आप पिछले 5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग किसान हमारे भाई, तो जो किसानों की मांग है उनके ऊपर भी, क्योंकि चुनाव का माहौल है इस टाइम पे, तो सरकार को आपकी मांगें सुननी चाहिए, तो उसके ऊपर किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर भी सरकार जो है वो मांगे क्यों नहीं सुन रही है, क्या रीज़न लग रहा है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार हो तो बात सुने। यहाँ हरियाणा प्रदेश में नहीं, केंद्र में सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये पूंजीपतियों के गिरवी रखी हुई सरकार हैं, उनकी मर्जी से चल रही सरकारें हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले पूरे देश के अंदर BSNL के 18,000 से ज़्यादा टावर थे, और 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रिलायंस के मुखिया से बात की कि आपने हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बनवाने में जो आपने हमारे सहयोग किया, उसका बदला उतारने का समय है, आप कमाई कीजिए। हम आपको जो केंद्र की सरकार के 18,000 टावर हैं BSNL के, वो सारे के सारे टावर 18 के 18,000 टावर बिना किसी टेंडर के, बिना किसी परमिशन के इन साथियों को दे दिए गए हैं।
और उनके ऊपर अपना जियो का जो रेंज टावर लगा करके इनको 5 तक की रेंज दे दी गई है। और जो पूरे देश के अंदर BSNL की एक्सचेंज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तहसील लेवल पर थी, उनके सभी ऑफिस बने हुए थे, कॉलोनियाँ थी, उन सभी कॉलोनियों को, सभी ऑफिसों को बेचने का सरकार काम कर रही है और निजी हाथों के अंदर इसको सौंपने का काम कर रही है। हमारी इस बात की बात करते हैं, जो टावर की बात आपने क्वेश्चन किया, हमारे साथी पिछले 5-7 लगातार महीने से, यहाँ की बात भी करें तो हम बरदाना गांव के भी 5 जनवरी 2024 से यह धरना हमारे साथियों के द्वारा लगाया गया है। नीमड़ी वाली गांव में बात करें, दादरी की बात करें, हम अपने सोनीपत की बात करें, दिल्ली औचंती बॉर्डर की बात करें, हम हर एक धरने के ऊपर किसान साथियों की जो ज़मीन का टुकड़ा इसको बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और रहेंगे। हमने बड़ी पंचायत पिछले समय में की थी, वहाँ विपक्ष के 4-5 विधायक भी गए और पूरे खाप इलाके के लोगों के द्वारा सहयोग किया, बड़ी संख्या में वहाँ हाजिरी हुई और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरशिप भी वहाँ बड़ी तादाद में सीनियर साथी पहुँचे थे। उस दबाव की वजह से ये काम रोकने का काम किया और हमारे नौजवान युवा साथी सतेंद्र भाई भी इस कार्यक्रम में लगातार से लगे हुए हैं और हम दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। और एक किसान की भूमि को केवल यहाँ नहीं बिजली की द्वारा रोका गया है, जो नेशनल हाईवे के नाम से, भारतमाला के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश की 10-12 लाइनें यहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। और उससे पहले की जो सरकारें रही, उनके अंदर जहाँ कहीं यूनिवर्सिटी, उद्योग या कोई बड़े संस्थान बनाने की बात आती थी या बिजली घर बड़े बनाने की बात थी, तो वहाँ उस लोकल इलाके की आबादी का कम से कम 60-65-70% लोगों की हामी भरवाई जाती थी, तब जाकर के रिक्वायर की जाती थी। और आज की सरकार जहाँ भी मर्जी करती है वहीं से लेती है। और जो नेशनल ये भारतमाला के नाम से जो रोड निकाले जा रहे हैं, उनके दोनों साइड की ज़मीन 1 किलोमीटर इस तरफ की और 1 किलोमीटर इस तरफ की रोड के ऊपर किसान का भविष्य में कोई अधिकार नहीं रहा। जिस भी कंपनी के साथी को, जिस पूंजीपति को ज़मीन की ज़रूरत है, तो 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस के ऊपर सरकार उसको DC रेट का उसका खाते के अंदर पैसा डाल देगी और उससे अपना मकान, अपना जो भी ट्यूबवेल है उसे उखाड़ कर अपना कहीं ले जाओ। उससे अलावा DC रेट से अलावा कुछ नहीं मिल रहा। और बात अब नेशनल ये टावर की बात करें, बड़े टावरों की जो निकाले जा रहे हैं, ये सरकार अपने कंपनियों के द्वारा नहीं, पूंजीपतियों को पहले हम जिक्र किए, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश के अंदर ये रोडें निकाले जा रही हैं। दिल्ली NCR क्षेत्र का जो एरिया है, या प्रॉपर दिल्ली की बात करें तो हम वहाँ करोड़ों रुपया, 10-10 करोड़ तक का एकड़ का आज मार्केट वैल्यू है। और हमारे किसान साथी को जो 4 पाँव के अंदर की ज़मीन है, उसका 200-250 गज, जो 500 गज तक का जो भी एरिया है, उसकी DC रेट का पैसा थंबा करके उसको ज़मीन को हथियाने का काम सरकार पूंजीपतियों के लिए कर रही है और ऐसा हम कतई सहन नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो ज़मीन के तो पैसा 4 पाँव के अंदर का दे रही है और उसे पूरे किले की ज़मीन को हम उसके ऊपर कोई अपना मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ बना नहीं सकते, लेकिन मालिकाना हक हमारा है और उस पर हम कुछ बना नहीं सकते। वो ज़मीन मान लीजिए 5-4 लाख रुपए किसान को दे करके, वो भी 5-4 लाख भी अब हमारे किसान साथियों के द्वारा जब रोड़ा रब्दा किया जाने लगा, अपने हकों के प्रति जागरूक हुए किसान, तब जाकर के ये बातें हैं। नहीं तो करोड़ों रुपयों की ज़मीन को दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पंजाब, ये अपना राजस्थान, गुजरात तक ले जाने का काम, पाकिस्तान तक लाइट पहुंचाने का काम वहाँ तक ये सरकार कर रही है। इसको हम कतई सहन। तो अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल है कि अब जैसे किसान पूरी तरीके से निराश हैं, रोष है पूरी तरीके से किसानों में अपनी मांगों को लेके, अपने मुआवजे को लेके जो मिल नहीं रहा है सरकार की तरफ से, तो अब आपको क्या लग रहा है? चुनाव का सरगर्मी का माहौल है, पूरे हरियाणा में चुनाव है लोकसभा का, तो इस टाइम पे अध्यक्ष जी की तरफ से क्या आह्वान होगा पूरे हरियाणा के किसानों को? क्या आप चाहेंगे कि इसका सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? बिल्कुल, इसी मुहिम के तहत मैं पहले भी कह के हटा कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पर्चा बांटो अभियान जो हमारे द्वारा चलाया गया है, उसी के तहत हमारा यही मकसद है कि जो केंद्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की पूरे देश का चुनाव है, उस चुनाव में हम अपने बगैर किसी शरारत के, बगैर किसी रोड़े रब्दे के अपने मत के अधिकार के रूप में इस सरकार को चेंज कर सकते हैं। उसी मुहिम के तहत हम हर घर घर, गांव-गांव, गली-गली तक और चूल्हे प्रमुख तक हमारा ये प्रयास है कि जो केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे ऊपर पिछले समय में अत्याचार किए गए, उन अत्याचारों का बदला लेने का समय अब आ गया है। 25 तारीख तक आप लोग जागरूक रहें, लगातार मेहनत करते रहें और अपना प्रयास जारी रखें। केंद्र की सरकार को जब तक उखाड़ ना फेंकेंगे, हम अपना चैन से बैठने वाले
नहीं है जी। आपको क्या लगता है कि किसान हितैषी सरकार कौन सी है? क्या कांग्रेस यदि आती है तो वो किसानों के हित में फैसले लेगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता भी कोई भी कांग्रेस की पहले भी रही है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर थी, ये हम कह सकते हैं खुले मन से, कि जो पिछले खास करके हरियाणा की बात करें या और सरकारों की बात करें, सभी सरकारों ने 1992 से लेकर के हरियाणा के अंदर बड़ा एक एजिटेशन बिजली का चला है जी। उस बिजली बिल को लेकर के बंसीलाल भजनलाल जी ने किसानों को शहीद किया। उसके बाद में कादमा मंडियाली हमारे चौधरी बंसीलाल जी का राज आया, उन्होंने किसानों को शहादत ली। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने तो हद ही कर दी। कंडेला कांड के अंदर हमारे 10 किसानों से खून से उनके हाथ रंगे हुए थे और वो आज कहते फिर रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। सरकार कोई सी भी भली नहीं है, लेकिन जो अति हर चीज़ की माड़ी है, ये जो सरकार के अंदर है, इसमें के ना केवल किसान, समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे पीड़ित नहीं है। हम मुखरता से विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे कर्मचारी भाई हो सकते हैं, आशा वर्कर हो सकती हैं, जो सरकार सरपंच भी हो सकते हैं, जो सरकार के दबाव में हैं, लेकिन हम सरकार का कोई दया नहीं खाते। हम वो लोग हैं जो धरती का सीना चीर करके हमारे बुजुर्गों के द्वारा मेहनत से पसीने से काम दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं किया, हमने सभी सारी उम्र ऐसे ही हाथ किया। देने वाले लोग हैं। ये कि किसान को वैसे ही अन्नदाता नहीं कहा जाता, ये देने वाले लोग हैं, एक लेने वाला होता है। हम देने वाले लोग हैं, पूरे समाज को, पूरे देश को अन्न से पेट भरने वाले लोग हैं जनता का, और मेहनत कश लोग हैं। हम सारी जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपके पास हरियाणा में खास करके 25 तारीख का जो समय है, उसका डट करके, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं है बिल्कुल भी। हमारी लड़ाई नीतियों से है। जो सरकार केंद्र के अंदर भविष्य में आने वाली सरकार जो भी होगी, हम उनसे भी ये सवाल करते हैं कि बीजेपी को सरकार से सत्ता से बाहर किया जाता है। मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार कल आती है, अगर वो भी किसानों पर इसी तरह से कारपोरेट की नीतियों को लागू करती है, निजीकरण को इसी तरह से लागू रखती है, एमएसपी पर किसी तरह की बात नहीं करती, तो फिर हमारा डंडा झंडा इसी तरह से मजबूती से हम तैयार रहेंगे और अपनी संघर्ष में जारी रहेंगे। और इसी संघर्ष की मुहिम को और तेज़ करने के लिए हम गांव-गांव, गली-गली अपनी कमेटियां का गठन भी करने का काम मजबूती से कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर संगठन बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम किसी तरह से हताश निराश नहीं होने वाले लोग हैं। हम हवाओं के रुख के विपरीत चलने वाले लोग हैं। हम विपरीत दिशा में चल करके अपनी रास्ता बनाने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ करके अंधेरे में भी किसान अपना हल जोड़ता है और अपनी सीधा खूड़ निकाल करके काम करता है। और ये इनको मूर्ख मत समझा जाए। ये वो लोग हैं जो किसान के 1 किलो सरसों दी जाए तो 1 किलो सरसों के भी किसान दाना दाना करके 1 एकड़ में बीजने का काम करता है। ये वैज्ञानिक लोग हैं। नैन साहब, मैं एक पर्सनली सवाल करूंगा। जिस तरीके से हम पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं दीपेंद्र हुड्डा की बात करना चाहूँगा। दीपेंद्र हुड्डा क्या किसान विरोधी हैं या फिर किसान हितैषी हैं पर्सनली? देखो जी, मैं किसी में पहले भी कह चुका भी, हम इस तरह के पचेड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो ये किसान, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इसको कोई साथी जो देख रहे हैं मेरे को, वो किसी दूसरे एंगल से ना लें। मैं आज दीपेंद्र हुड्डा का जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर मेरा आगमन हुआ है किसी किन्हीं कारणों से। सवाल पूछा गया भाई, ये वो सांसद है जो सर्वश्रेष्ठ सांसदों में इनका एक नाम लिया गया, और ये वो युवा दिलों की धड़कन, नौजवान युवा साथी ऐसा है देश का, जो लगातार 10 वर्ष तक इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। और आप मेरे से भली भांति इस बात से ज़्यादा लोकल नज़दीकी होने की वजह से परिचित हैं कि कोई बुज़ुर्ग पूछता था, मेरे को ध्यान है एक बात से, इन्होंने कहा था किसी समय कि ताऊ मेरा हमारी सरकार ला दो, राम राज आ जाएगा। जी। बेटा राम राज तो को नहीं आया। बोला ताऊ इससे फालतू राम राज किया तो मेरा सीएम का लड़का का तो बाजू पकड़ के अदौड़न लगे रहे है। ये व्यक्तिगत सुलझा वाला इंसान है। लेकिन मेरी इस बात का मैं पुनः कहता हूँ दर्शकों से कि भाई मेरा कोई ये किसी पार्टी की तरफ इशारा ना समझा जाए। आपने क्वेश्चन किया था कि व्यक्तिगत निजी रूप से ये एक अच्छा इंसान है,
और आप जनता जो निर्णय करेगी वो। अध्यक्ष जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर दीपेंद्र हुड्डा की सरकार इधर आती है, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद बनते हैं, तो वो किसानों की बात सुनेंगे और आपकी जो मांगे हैं, जो मुआवजे की मांगे हैं या जो भी बिजली इन चीज़ों को लेके मांगे हैं, किसानों के खेतों को लेके मांगे हैं, वो पूरी होने की पूरी आसार हैं, पूरी उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पूरी उम्मीदें में खरे उतरेंगे ना उतरेंगे। जो मैं पहले भी कह के हटा कि 150 किसान हरियाणा के किसान आंदोलन में शहीद हुए जी। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के लोगों की तरफ से जो जद्दोजहद के बाद 5 लाख रुपया शहीद परिवारों को दिलवाने पर हामी भरी गई जी। उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बाकायदा चेक द्वारा सरकारी खजाने से पैसा दिया। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सरकारी पैसा नहीं दिया। तो ये कौन सी सरकार ने नहीं दिया? बीजेपी सरकार ने दिया कि कांग्रेस सरकार ने नहीं, बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। मैं उसी बात पर आना चाहता जो आपने क्वेश्चन किया है। अभी मेरी बात अधूरी है। बिल्कुल। इसके बाद विपक्ष में जो हरियाणा के विपक्ष है, हरियाणा के अंदर के कांग्रेस है जी। और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष नेता हैं। उन्होंने भी 1-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और वो मैं आपसे अकेले व्यक्ति से बात नहीं, मेरी क्वेश्चन ये है जो आपने किया जी बिल्कुल भाई, वो 150 किसानों में से आज तक विपक्ष के लोगों के द्वारा भी 83 लोगों के घर तक शहीद परिवारों को 2-2 लाख रुपया पहुंचा है। 67 हमारे परिवार ऐसे हैं जो आज भी वो 2-2 लाख रुपए से वंचित हैं। और मैं झज्जर ज़िले की बात करता हूं तो यहाँ 13 किसान आज भी हमारे ऐसे हैं जो उनके लोकसभा क्षेत्र का एरिया है, वो 2-2 लाख रुपया उनका आज भी पेंडिंग है। लेकिन हम एक वो आशावादी लोग हैं जी। विश्वास रखते हैं कि समय रहते जो वादे इन्होंने किए जनता से या उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया, हमारी किसान यूनियन की या संयुक्त किसान मोर्चा की विपक्ष से कोई मांग नहीं थी कि आप भी दीजिए। उन्होंने अपने लेवल से अपने हिसाब से 2 लाख रुपए की घोषणा की थी। वो देंगे तो ठीक है, ना देंगे तो उनकी मर्जी, जनता अपने आप हिसाब कर देगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत।